आदाब नाजरीन, न्यूज रूम लाइव के साथ मैं मुनज़्ज़ा शाह सब। नाजरीन, एमपी के नीमच में राहुल गांधी खिताब कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। ₹6,000 महीने के 5 करोड़ लोगों को कहते गलती नहीं की। मैंने कहा पक्का? कहते हाँ। तो मैंने कहा कि समझाइए, आप कैसे कह सकते हो कि ₹72,000 हम 5 करोड़ लोगों को दें और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचे, मध्यम वर्ग को नुकसान ना हो, दुकानदारों को नुकसान ना हो? यह आपने कोई ना कोई गलती की है। इसको जैसे ही नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाला युवाओं के जेब से, किसानों के जेब से, मजदूरों के जेब से, माताओं बहनों के जेब से, वैसे ही इन लोगों ने माल खरीदना बंद किया। पैसा ही नहीं था, क्या खरीदेंगे? जूता, कुर्ता, शर्ट, फोन खरीदना बंद हो गया। जैसे ही खरीदना बंद हुआ, दुकानें बंद हो गई, माल बिकना बंद हुआ। दुकानदारों ने कहा भैया कुछ बिक नहीं रहा है, ये तो कोई खरीद नहीं रहा। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स में पैसा निकाल लिया। फिर फैक्ट्री के मालिकों ने कहा देखो भाई, उधर कुछ बिक नहीं रहा, दुकानें में कुछ नहीं बिक रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है। नरेंद्र मोदी ने निकाल दिया, अनिल अंबानी को दे दिया। युवाओं को बुलाया, कहा इधर आओ। युवा कहते क्या, चलो चलो हटो यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम तो फैक्ट्री बंद करने, कुछ माल नहीं बिक रहा, हम बनाए क्यों? पूरा का पूरा बनाना बंद कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई। हजारों लाखों फैक्ट्रियां बंद हुई हिंदुस्तान में। टीम ने मुझे समझाया कि राहुल जी, जैसे ही न्याय योजना का पैसा 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा, वैसे ही उसी सेकंड ये लोग पहला काम माल खरीदना शुरू करेंगे। कोई शर्ट, कोई पैंट, कोई जूता, कोई टोपी, सेलफोन, डार्क ग्लासेस, घड़ी, जो भी। जैसे ही इन्होंने माल खरीदना शुरू किया, वैसे ही दुकानों में माल बिकना शुरू होगा। जैसे ही माल बिकना शुरू होगा, वैसे ही फैक्ट्री के मालिक युवाओं को फिर से बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे, इधर आओ, चलो इधर आओ। युवा कहेंगे क्या हुआ? कहेंगे भैया फैक्ट्री चालू करनी है, उधर माल बिकना शुरू हो गया, न्याय योजना ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर दी है, चालू हो गया सबका सब, चलो रोजगार लो। और लाखों करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, दुकानदारों को फायदा होगा, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, फैक्ट्रियों के मालिक को फायदा होगा। न्याय योजना राहुल जी सिर्फ गरीबों की मदद नहीं करेगी, न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने का तरीका है। राहुल जी सुनिए, राहुल जी, न्याय योजना के बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू ही नहीं हो सकती है। यह हमें करना ही पड़ेगा, यह ऑप्शन नहीं है राहुल जी, यह करना ही पड़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। भाइयों और बहनों, ₹72,000 साल के, ₹6,000 महीने के, ₹3,60,000 5 साल के, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी देगी। इसको हमने न्याय योजना नाम इसलिए दिया है। नाजरीन, बनारस के लोगों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पैगाम दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आदर्श उदाहरण पेश किया है। दीनदयाल हस्तकला संकुल के निर्माण से जहां हस्तशिल्पियों और बुनकरों के परंपरागत हुनर को विश्व के बाजारों में जगह मिली, वहीं 2 नए कैंसर अस्पताल न सिर्फ काशीवासियों के लिए बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए राहत बनकर आए हैं। भाइयों और बहनों, जहां रजक समाज के लिए घाट का निर्माण किया गया है, वहीं किसान, उद्यमी, व्यापारी, युवा और काशी किसान, हमारे गंगा पुत्र
यानी महिला भाई बहनों के लिए विकास के लिए भी हर तरह के प्रयास किए गए हैं। चाहे बाबतपुर से नगर तक की 4 लेन सड़क हो या रिंग रोड हो, मंडुआड़ी स्टेशन हो या फिर गंगा जी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर पैमाने पर वाराणसी आमूल-चूल परिवर्तन का गवाह बना है। विकास ही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काशी ने एक नई लकीर खींच दी है। बाबा विश्वनाथ मंदिर से मां गंगा के दर्शन हो, काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो या फिर काशी के घाटों की रौनक, हर कोई आज काशी के इस रूप से अभिभूत है। आज जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी काशी की प्रशंसा करते हैं तो हर हिंदुस्तानी का मन प्रफुल्लित हो उठता है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मागाम में राहगीरों और मकामी लोगों का इल्जाम है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है। राहगीरों का कहना है कि मागाम बाजार में चलने के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मागाम अस्पताल में दाखिल करा लिया गया है। जख्मियों में एक खातून भी शामिल है। उधर पुलिस ने भी लोगों से अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की अपील की है। वाज़ेह है कि बांडीपुरा वाकये के खिलाफ एहतजाजों के पेश नजर और अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने एहतियाती तौर पर बंदिश आयद की है। मागाम में 3 रोज से तमाम तिजारती इदारे बंद है। ट्रैफिक के नक्लो हमल भी मुतासिर है। ड्यूटी मे दोप नजर दिम दफ्तर गस नजर दिम तति कार्ड मे चंदस मज मागम रोजान मे दोपस अहन बस मागम रोजान अमे वन पुलिस वाले मे लोय सो प्लास्टिक लूर फुट्राय मे पानस पे तो मे दोपस बह द्रास ड्यूटी है मे कार्ड सत ना सह मागम रोजान बह त्रावत न कहीं। मैं घर से आ रहा था मागाम, थोड़ा काम था मुझे यहाँ नीचे। यहाँ मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा और उन्हें बोला अपना आई कार्ड दिखाओ। मैंने उनका आई कार्ड दिखाया। उन्होंने मेरा एड्रेस देखा, सुना पाका हूँ मैं, डंडे से पीटा और यहाँ पीटा। मैं काम से जा रहा था, मुझे दवा लेनी थी बहन के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चरसू अवंतीपुरा के मकाम पर टोल पोस्ट के कयाम के खिलाफ अनंतनाग समेत जनूबी कश्मीर के अक्सर इलाकों में ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम किया है। उसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। इसी दौरान मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये कॉल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अनंतनाग ने मुसाफिर बरदार गाड़ियों से इजाफी टोल टैक्स वसूल करने के खिलाफ की थी। उसके तहत तमाम मुसाफिर गाड़ियों ने हड़ताल की। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कश्मीर के मौजूदा हालात में पहले ही ट्रांसपोर्ट शोबे खसारे में है। ऐसे में टोल पोस्ट का कयाम उनके लिए मजीद मुसाइब पैदा कर रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने मरकजी सरकार और गवर्नर से टोल टैक्स के फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। अपनी गाड़ी सरकारी गाड़ी में घूम रहे, तेल डालते हैं सरकारी, इनको क्या पता है क्या यहाँ चल रहा है। हम जानते हैं 3 दिन खुला होता है, 4 दिन बंद होता है। हम क्या करेंगे? हम कर्ज बैंक भरेंगे या ऐसे करेंगे? हमारे गाड़ियों का लोन है वो नहीं उतार सकते हैं, तो अब कैसे हम ये टोल टैक्स कैसे? टोल 260 बनता है आने जाने का। हमें ये कहते हैं कि टोल भरो वो भरो। सड़क तो ठीक है लेकिन कम कुछ करना चाहिए, इनको हमारा भी सोचना चाहिए। गवर्नर साहब से अपील कर रही है, टोल टैक्स यहाँ ज़्यादा है, अगर इसके थोड़ा सा जिस तरह जम्मू की गाड़ियों को बहुत नगरोटा में कम होता है, उनको 50-50 होता है, यहाँ की गाड़ियों को भी 50-50 होना चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, यहाँ के इंतज़ामिया से, बाकी जो मशीर हैं उनको भी अपील कर रहे हैं। कश्मीर बिल्कुल खसारे में है, कश्मीर के ट्रांसपोर्ट खसारे में है।
जो बड़े बड़े लोग हैं इनको परवाह नहीं है, ये इतनी गाड़ियों में बड़े अफसर घूमते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोल टैक्स है नहीं इनको, ये गवर्नमेंट गाड़ियों में घूमते हैं। सिर्फ गरीब लोग, गरीब आवाम के लिए ये इनको जुल्म है, ये सिविल ट्रांसपोर्ट के लिए जुल्म है। नाजरीन, मणिशंकर अय्यर अपने एक पुराने बयान को लेकर के सुर्खियों में है। उन्होंने 2017 में नीच आदमी वाला एक बयान दिया था, जिसको लेकर के उनकी काफी तनकीद हुई थी और कांग्रेस से उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया था। अब अय्यर ने उसी बयान का तज़किरा अपने एक कॉलम में किया है। उन्होंने हालिया तशरीह मुहिम के दौरान पीएम के बयानों का हवाला दिया और कहा कि याद है मैंने 2017 में क्या कहा था। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने सही नहीं कहा था। 2017 में गुजरात असेंबली इंतखाबात के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच आदमी कहा था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर शिमला आए हुए हैं और मणिशंकर अय्यर पंजाब सर्किट हाउस सिड्डार में ठहरे हुए हैं। उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया था, जिसको लेकर न्यूज 18 ने उनसे ट्वीट को लेकर सवाल पूछा, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने ट्वीट पर दिए बयान पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ जीएस तोमर, न्यूज 18 शिमला। मैं पहुंच चुका हूं, तो उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैं पैदल चलते रहा। शुक्र है कि नीचे की तरफ जा रहा था तो मैं चल पाया, और कोई आधा पौन घंटे के लिए टहलने से वो पुरानी यादें आ गई। सर, कितना बदला? बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के मौक़िफ़ की मजम्मत की है। बीजेपी का कहना है कि पहले अपने बयान पर नादिम हो चुके हैं मणिशंकर अय्यर, अब उसी बयान को सही ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने जो 2017 में नीच करके प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया था, नीच आदमी करके, वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी थी। मतलब आज वो 2017 की टिप्पणी को फिर एक बार दोहरा रहे हैं। उस समय चुनावों के आज में उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं दक्षिण भारत के होने के कारण मेरे हिंदी समझ नहीं आती है, मैंने गलत बोल दिया, मैं माफ़ी चाहता हूं। और तब कांग्रेस ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करने का नाटक किया था और उनके सस्पेंशन को वापस ले लिया। 2018 में फिर एक बार गाली देने निकले मणिशंकर अय्यर। तो मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका वाड्रा, ये सब वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर निजी टिप्पणी आरोप। ये किस तरह की भाषा है? कांग्रेस के नेता चुनाव के मैदान में इस तरह की भाषा बोलेंगे? मणिशंकर अय्यर हो या प्रियंका गांधी हो जो कायर कह रही हैं, सैम पित्रोदा अलग तरह के बयान दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अलग तरह का बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को गाली गलौज में यकीन है, उसको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, न लोकतांत्रिक प्रणाली में यकीन है। मणिशंकर अय्यर के नीच आदमी वाले बयान को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने न्यूज 18 से खास गुफ्तगू में कहा कि कांग्रेस पार्टी गाली देने में मुकाबला कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने अपने नीच वाले बयान का बचाव किया है, कैसे देखते हैं इसे? देखो, कांग्रेस पार्टी तो गाली के मवालियों की महफिल है और इस गाली के मवालियों की महफिल में एक से एक लांसर और फ्रीलांसर्स दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से पूरे इस 5 सालों में, ये चुनाव तो छोड़ दीजिए, 5 सालों में झूठ का झोला और गाली का गोला लेकर के कांग्रेस पार्टी मोदी जी पर हमले करती रही और हर हमला उनका नाकाम हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए कि फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से हमले नहीं होते। और आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न कार्यक्रम है, न मुद्दे हैं। एक ही कार्यक्रम, एक सूत्री कार्यक्रम है, वो मोदी जी को गाली बक्को। और वही नहीं, उसमें एक कंपटीशन चल रहा है कि गाली का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन होगा। उस गैंगस्टर बनने में कहीं ममता बनर्जी साहिबा कंपटीशन में लगी हैं, मायावती जी कंपटीशन में लगी हुई हैं, प्रियंका जी लगी हुई हैं, राहुल गांधी जी लगे। वो एक लंबी श्रृंखला हो गई है उसमें कि गाली गैंग का गैंगस्टर हम। इन तमाम गाली गैंग के गैंगस्टर को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, इस तरह से एहसास है कि 23 तारीख को जो चुनाव के फैसले जनता करने वाली है, उनके सुपड़े साफ होंगे।
हाँ सर, इसके साथ साथ बात करें सर, कल हमने देखा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बंगाल में रैली करने की इजाज़त नहीं मिली, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त नहीं मिली। अब स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ को भी इजाज़त नहीं मिल रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व पर भी सवाल खड़े कर रही है। देखो, हार की हताशा में कुछ भी हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप प्रधानमंत्री जी की सभाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की सभाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आप हमारे और नेताओं के कार्यक्रमों को अनुमति न दें, चॉपर्स न उतरने दें, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात का प्रमाण और इस बात का प्रतीक है कि ज़मीन पूरी तरह से हिल चुकी है, खिसक चुकी है तृणमूल कांग्रेस की। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा मैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कई पर्सनल अटैक किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, मोदी जी के विरोधी जितने लोग हैं, हमें लगता है कि उनकी ज़बान पूरी तरह से शुगर फ्री हो गई है। और अरे कम से कम ज़बान में लोग कहते हैं थोड़ी मिठास रहनी चाहिए। अगर कंप्लीट शुगर फ्री हो गई है तो इसी तरह की कड़वी भाषा, इसी तरह की गलत भाषा, इसी तरह की गंदी भाषा दिखाई पड़ेगी। और गाली की डिक्शनरी भी शर्मिंदा हो रही है जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। कैप्टन दीपक बिस्ट के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, अमित शाह और मगरबी बंगाल हुकूमत में ठनी। कोलकाता में अमित शाह की रैली को लेकर खींचतान, बीजेपी और कोलकाता पुलिस आमने सामने। कोलकाता पुलिस रैली के मकाम तक पहुंची है। पुलिस ने रैली का इजाजतनामा दिखाने को कहा। बसूरत दीगर स्टेज हटाने की बात कही गई है। इस वक्त की काफी अहम खबर नाजरीन, अमित शाह और मगरबी बंगाल हुकूमत में ठनी हुई है। कोलकाता में अमित शाह की रैली को लेकर के खींचतान जारी है। बीजेपी और कोलकाता पुलिस इस वक्त आमने सामने है। कोलकाता पुलिस रैली के मकाम तक पहुंची है। पुलिस ने रैली का इजाजतनामा दिखाने को कहा है। बसूरत दीगर स्टेज हटाने की बात कही गई है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, कल अमित शाह ने कहा था ममता बनर्जी को कि मैं कल कोलकाता आ रहा हूं, रोक कर दिखा दे। तो जो चुनौती अमित शाह ने दी थी, आज क्या वो ममता बनर्जी ने एक तरह से पूरी करके दिखा दी है रोक के? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि 4 बजे जो है रैली, रोड शो तो बहरहाल होना है, क्योंकि रोड शो के लिए जो है वो कई दिनों पहले से तैयारियां चल रही थी। ये धर्मतला से विवेकानंद का जो घर है, वहाँ जो है वहाँ तक ये रैली जाएगी। आज कोलकाता में ममता बनर्जी की भी रैली है, टालीगंज और बेहाला इलाके में करेंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरी महीने की इलेक्शन है और इस इलेक्शन में कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ के भी इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में अब तमाम सियासी लीडरान की जो है वो कोलकाता आना शुरू हो चुकी है। न सिर्फ अमित शाह आज रोक तो करेंगे, बल्कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी कल कोलकाता पहुंचेंगे। तो एक कोलकाता में जिस तरह से सियासी सरगर्मियां जो है वो शुरू से ही जो है वो चल रही थी, लेकिन अब जो बड़े लीडरान है वो कोलकाता आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से आप देखें कि कल अमित शाह की 3 रैलियां थी, उनमें 2 रैली की जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत मिली थी, जबकि एक जगह पे जो बड़ईपुर का इलाका था वहाँ इजाजत नहीं मिली थी। आज भी कुछ इसी तरह का माहौल है। और जो रोड शो है वो कहा यह जा रहा है कि जहाँ पे म्यूजियम बनाया, जहाँ पे वो स्टेज बनाया गया है, वो स्टेज बनाने की परमिशन नहीं दी गई है। रोड शो तो बहरहाल वो करेंगे, लेकिन जो स्टेज है शायद उसके रूट में कोई तब्दीली हो, उसके लिए जो है वो कोलकाता पुलिस जो है वो इजाजतनामा मांग रही है, क्योंकि रोड शो में ना कोई स्टेज जो है वो नहीं बनाया जाता। तो ऐसे में अगर रोड शो कर रहे हैं तो उसमें स्टेज नहीं बनाने की बात कहाँ से आ रही है? दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी आज कोलकाता में है, जादवपुर में वो रोड शो करेंगी, वहीं ममता बनर्जी भी है। तो एक तरह से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि वो आज कोलकाता का ट्रैफिक निजाम जो है वो ठीक ठाक रखे और तमाम जो बड़े लीडरान है, चाहे वो सीएम ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह हो, इन सब की जो है वो रैलियां जो है वो इससे आम लोगों को परेशानियां ना हो, इस पर नजर रखें। तो जो बातचीत शुरू हुई है या कह सकते हैं तनाव जो शुरू हुआ है वो स्टेज बनाने को लेकर है। अब ये देखना होगा कि रोड शो के बाद वो स्टेज पे बैठकर वो जो भाषण होता है, वो जो मीटिंग होती है वो होती है नहीं, या कोलकाता पुलिस वो स्टेज जो है वो उसको जो है वो हटाने की बात कर रही है, क्योंकि स्टेज के लिए वो परमिशन नहीं लिया गया था। रोड शो में जो है वो स्टेज नहीं लगाए जाते।
बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्टेज को हटाने की बात की जा रही है क्योंकि परमिशन नहीं है, ऐसी सूरत में क्या जो बीजेपी कारकुनान है या उनके हामी है, क्या वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, हालात जब एक अमित शाह की रैली है और कई दिन पहले से ही 2 दिन से ही यहाँ पर जो है वो बार बार जो बीजेपी के लीडरान थे, जो कारकुनान थे, वो आने शुरू हो गए थे और जायजा ले रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो स्टेज जो है वो आज नहीं बनाया गया, सुबह सुबह नहीं बनाया गया, कल से तैयारियां हो रही थी। ऐसे में कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? अगर कोलकाता पुलिस इस मामले को लेकर जो है वो वर्जित रहती है कि स्टेज जो है वो बनाने नहीं दिया जाएगा, तो ये बीजेपी लीडरान के लिए बड़ा मौका होगा कि वो जो है वो सड़क पर उतरे, एहतजाज करे और कह सकते हैं कि अगर इसकी परमिशन नहीं मिली तो इसके लिए एक बड़ा एहतजाज भी किया जा सकता है कि अमित शाह जैसे बड़े लीडर को जो है वो कोलकाता में स्टेज में बैठकर जो है वो मीटिंग करने की इजाजत नहीं मिल रही है। लेकिन सवाल ये कोताही कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस की भी होगी कि आखिर कोलकाता पुलिस ऐसे लम्हे 4 बजे ये रोड शो होना है और आप अभी जाग रहे हैं, तो इस पर शायद कोलकाता पुलिस को भी एक नर्म रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि बातचीत के बाद जो है वो हो सकता है ये मामला सुलझ जाए और रोड शो होने हैं, रोड शो में इस तरह की भीड़ होगी और उसके बाद ये स्टेज का ये जो मामला आया है जो कोलकाता पुलिस ने अभी इजाजत मांगी है, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो बड़े लीडरान हैं वो आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाएंगे। बिल्कुल शबाना, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि स्टेज जो है एक दिन में नहीं बनता है, तो पुलिस तब तक कहाँ पे थी? तो कहीं ना कहीं जो एक चार्ज रिबटल है अमित शाह, बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में, ये तो क्या ये उन्हीं सब के नतीजे में है? क्योंकि कल भी काफ़ी ज़्यादा बयानबाजियां हुई थी और अब आज इस तरह से जो है स्टेज को हटाने की बातें की जा रही है, तो ये क्या सब उन्हीं बयानबाजियों का नतीजा है? बिल्कुल, आप देखें कि कल अमित शाह ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल बना दिया है, जिस पर न सिर्फ तृणमूल पार्टी के लीडरान जो है वो गुस्से में नजर आए थे और उन्होंने बयानबाजी शुरू की थी, बल्कि जो कोलकाता शहर का जो दानिशवर तबका है वो भी सामने आया था और उन्होंने भी एहतजाज जताया था कि एक पार्टी के इतने बड़े लीडर होकर आप किस तरह से बंगाल को कंगाल का जो है वो नाम दे सकते हैं। और इस तरह से इस बयान के बाद से भी एक तनाव देखा जा रहा है और आज अगर स्टेज बनाने को लेकर कोलकाता पुलिस ने परमिशन मांगी है तो कह सकते हैं कि ये भी एक गुस्सा होगा कि जिस तरह की बयानबाजी की गई थी एक शहर को लेकर के और ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि आप बाहर से आ रहे हैं, आपने कोलकाता शहर के लिए कुछ नहीं किया, आपने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, आप तनकीद कर रहे हैं। तो इस मामले को भी लेकर के जो है वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को कुछ इस तरह की हिदायत दी गई होगी। लेकिन बहरहाल सवाल ये उठता है कि आखिर कोलकाता पुलिस ने इतने आखिरी लम्हे में इस मामले में क्यों कदम उठाया, क्यों पहले जो है वो इस पर जो है वो। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।